आज सबसे जो बड़ा क्यू है मार्केट का वो ग्लोबल मार्केट से आ रहा है। वंस अगेन जो अमेरिका का वेनेजुएला वाला एक्शन था। अच्छा, कल मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग 2-3 रील्स देख रहा था। ये सिर्फ ऑयल तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि ऑयल तो ऑलमोस्ट डेड कमोडिटी है। ये पूरा का पूरा मामला जो ना बाकी मिनरल्स, गोल्ड, सिल्वर, इन सब को लेकर है। कल हुआ क्या, सबसे पहले तो जो यूएस की तेल कंपनियां हैं, जो यूएस की ओल्ड इकोनॉमी कंपनीज हैं, उनमें बड़ी रैली हुई। इस वजह से अगर आप देखें, जितना हम नैस्डैक का फ्यूचर बचा के गए थे, नैस्डैक तो उतना ही था, लेकिन डाउ जोन्स उससे कहीं ज़्यादा चढ़ा। एक बार ज़रा अमेरिकन मार्केट भी दिखा दीजिए। डाउ जोन्स क्यों चला ज़्यादा? क्योंकि डाउ जोन्स इज ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक सारे के सारे, वहाँ 1.25% की रैली हुई। खासतौर से जो उनके ऑयल स्टॉक्स हैं, जो भूले बिसरे स्टॉक्स हैं उनके, वहाँ पर अच्छी खासी रैली हुई। और आज फिर से अगर आप देखें तो कमोडिटी मार्केट में धूम मची हुई है। और सच बताऊं ना, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आशीष, मैं आपको एक बार हिंदुस्तान कॉपर वापस दिखा दीजिए। मैं क्यों बार बार उस स्टॉक की बात करता हूँ? क्योंकि बाई चांस किस्मत से हमने वो जब दिसंबर की सीरीज की शुरुआत हुई थी तब उसको एक पिक किया था, एज बोल्ड कॉल लिया था कि सीरीज का स्टॉक होगा, सीरीज का स्टॉक होगा। हैंड ऑन हार्ट सच बताऊं तो मुझे नहीं पता था 1 महीने में 52% ऊपर होगा। अगर मुझे पता होता, अगर मुझे ऐसी चीज़ें इस तरह से अगर हमारी इतनी नॉलेज होती, तो हम सब कुछ अपना छोड़ के पैसा खुद ही लगा के ना पैसा बना लेते तो क्लियरली। लेकिन वो क्या है कि ये कई बार बाई चांस इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं, तो इसके लिए अब कई बार गलत भी पड़ती हैं चीज़ें। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि हमको कोई बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है। लेकिन पॉइंट ये है कि बड़ा पैसा सबसे ज़्यादा जब कमोडिटीज़ में इस तरीके के ट्रेंड आते हैं ना, तब बनता है। और ये इस समय वही वाली सुपर साइकिल चल रही है। और आज जैसे मैं कह रहा हूँ, फिर से कमोडिटी मार्केट में बड़ी रैली है। गोल्ड, सिल्वर और कॉपर सब में मैसिव रैली है। कॉपर पहली बार $13,000 के पार निकला है। और कॉपर जो है ना, कॉपर इज लीड इंडिकेटर। कोई भी कमोडिटी रैली सबसे पहले कॉपर के साथ शुरुआत हो करती है। कॉपर के बाद गोल्ड, सिल्वर, इन सब का नंबर आता है। उसके बाद बाकी के मेटल्स का नंबर आता है, प्लैटिनम, पैलेडियम का। उसके बाद और बाकी मेटल्स का नंबर आता है। और एंड में जाके क्रूड की बारी आती है। जब क्रूड चलना शुरू करे और भागना शुरू करे, तब आपको थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। कल क्रूड भी भागा है, वैसे बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन $2 भागा और 62 के ऊपर आया। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इसको हम कैसे लेंगे। मेरा ये मानना है कि ये सब थोड़ा सा नियर टर्म का एक फेज़ है, स्पेकुलेटिव रैली है। क्रूड की असली जो कीमत है ना, वो 50 से 60 के बीच में ही है। वो अब इतनी सप्लाई है अब दुनिया में, और अब अमेरिका के वेनेजुएला को टेक ओवर करने के बाद यहाँ पे क्रूड की इतनी सप्लाई आने वाली है। क्योंकि वेनेजुएला में तो अब तक उन्होंने अपने रिजर्व्स को कुछ नहीं किया था। अब यूएस उनको ड्रिल करेगा अच्छे से, तो वो ज़बरदस्त, वो उन्होंने कहा भी है अमेरिकन राष्ट्रपति ने कि यहाँ से जो कीमतें हैं गिरेंगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि एक वेनेजुएला का जो ऑयल रिजर्व है, उससे उनकी कीमतें काफ़ी घटने वाली हैं। कल वैसे वो थोड़े से कई बार ना मैं थोड़ा मिक्स हूँ। एक अगर वो थोड़े से विजुअल्स उन्हें दिखा दीजिएगा, वो उनके जो प्रेसिडेंट है उनका जो पेशी चल रही थी, कहीं ना कहीं देखकर ये थोड़ा सा लगता भी है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन और बहुत लोग ये मानते भी हैं कि भाई वो खुद वेनेजुएला के लोग शायद काफ़ी लोग खुश नहीं थे उनसे। लेकिन ये देख के थोड़ा सा एक मतलब इस रोंगटे तो खड़े होते हैं ना, ऐसे एकदम आप एक देश के राष्ट्रपति और एकदम से ऐसे आपको हथकड़ी बांध के दूसरे देश में ले जाते हैं। खैर एनीवे, देखिए अब एक चीज़ क्लियर है कि एक कमोडिटी सुपर साइकिल चल रही है इस समय, और उसमें इस तरीके की न्यूज़ आती रहेंगी। हिंदुस्तान कॉपर जैसा शेयर, जैसा मैंने डिस्कस किया, वो एंट्री लेवल से 60% ऊपर है। अब अगर आप इन शेयर्स में हैं तो बेचने की कोई जल्दी नहीं है। फ्रेश लेना है या नहीं लेना है वो कॉल अलग है, बेचने की जल्दी नहीं है। अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इनको एडजस्ट करें। फॉर एग्जांपल आज फिर मुझे लग रहा है हिंदुस्तान का ऊपर एक बड़े गैप अप के साथ खुलेगा। अब उसके बाद उसमें क्या ही, अब उसके बाद ट्रेड बचेगी। आज फिर हो सकता है 5-6% का गैप अप के साथ ये खुल जाए। तो दोबारा एंट्री करने के लिए डिप का वेट करो। ऐसा नहीं कि डिप नहीं आ रही है, बीच बीच में डिप आ रही है। जैसे 3-4 दिन पहले चांदी में बड़ी डिप आई थी, तो जब डिप आए इस तरीके की, तब उसमें थोड़ी सी बाइंग करने की कोशिश करें। देखिए हिंदुस्तान कॉपर में भी 2 दिन की डिप आई थी, ऐसा नहीं है कि नहीं आई थी। तो उन डिप्स का वेट करें और वहाँ पर बाइंग करें। चलिए खैर, ये तो एक फैक्टर हो गया आज के क्यूज़ का। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ट्रेड सेटअप में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ अपफ्रंट में उसको निपटाना चाहता था। एफआईआईज की कैश में बहुत छोटी सेलिंग है और इंडेक्स फ्यूचर्स में बहुत छोटी बाइंग है। तो उस हिसाब से आंकड़े जो थे कोई बिल्कुल भी खराब नहीं थे। कल हमारा सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या था? कल एक ही रिस्क फैक्टर था कि पुट कॉल रेशियो 1.46 पर आ गया है। और एक बात हमने की थी आशीष की 1.46 के पुट कॉल रेशियो पर ऑलरेडी एक बड़ी रैली के बाद आप चेज नहीं कर सकते। आप डिप पे भले ही बाय करें, आप चेज नहीं कर सकते। और वो 1.46 से 1 पर आना पुट कॉल रेशियो का, ये ठीक ठाक है। क्योंकि कल
पीसीआर का 1.46 पर होना सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर था। Q3 के अपडेट्स ठीक ठाक हैं, सेल के नंबर्स अच्छे हैं, ट्रेंड और डाबर थोड़े से मिक्स्ड हैं, कोटक बैंक और एक्सिस तो काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं, इंडसइंड बैंक कमज़ोर है लेकिन मैं उसको रेड नहीं लूँगा, मैं कुछ देर में डिटेल में जब बिग स्टॉक्स में आएंगे तब उसमें बात करूँगा। लेकिन हाँ, इंडसइंड बैंक रिलेटिवली अगर आप कहें तो थोड़ा सा वीक है, लेकिन ऑल इन ऑल अब तक तो ठीक ठाक ही सब कुछ मामला लग रहा है।